नमस्कार और स्वागत है इतिहास के एक महत्वपूर्ण और रोमांचक अध्याय में। आज हम बात करने वाले हैं भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के उदय, विस्तार और अंत की। 15वीं शताब्दी में यूरोप भौगोलिक खोजों के एक अभूतपूर्व युग से गुजर रहा था। मार्को पोलो जैसे यात्रियों के रोमांचक वृत्तांतों और पूरब की रहस्यमयी और कीमती वस्तुओं, खासकर मसालों जैसे कि काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, रेशम और कीमती रत्नों ने यूरोपीय शक्तियों की कल्पना को उड़ान दी थी। इन वस्तुओं का व्यापार मुख्य रूप से जमीनी रास्तों से होता था, जिस पर अरब और वेनिस के व्यापारियों का वर्चस्व था, जिससे कीमतें बहुत बढ़ जाती थीं। पुर्तगाल, स्पेन जैसे देश पूर्वी व्यापार के लिए एक वैकल्पिक समुद्री मार्ग खोजने के लिए बेताब थे। इसी खोज ने भारत के साथ एक नए और महत्वपूर्ण अध्याय की शुरुआत की। तो चलिए गहराई से जानते हैं कि कैसे पुर्तगालियों ने भारत में अपनी जड़ें जमाई और एक शक्तिशाली, हालांकि अल्पकालिक साम्राज्य खड़ा किया। पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर ने अटलांटिक महासागर के किनारे किनारे अफ्रीका के पश्चिमी तट की खोज को प्रोत्साहित किया था, जिसका अंतिम लक्ष्य भारत तक पहुंचने का एक समुद्री मार्ग खोजना था। कई दशकों के प्रयासों के बाद 1498 में वास्को डी गामा नामक एक पुर्तगाली नाविक 4 जहाजों के एक बेड़े का नेतृत्व करते हुए एक ऐतिहासिक यात्रा पर निकला। उसने अफ्रीका के पश्चिमी तट का चक्कर लगाया, केप ऑफ गुड होप को पार किया और पूर्वी अफ्रीका के बंदरगाहों जैसे कि मोजाम्बिक और मलिंडी पर कुछ समय बिताया, जहां उसे भारतीय व्यापार मार्गों के बारे में जानकारी मिली और एक गुजराती नाविक अब्दुल मजीद ने उसे भारत तक का रास्ता दिखाया। आखिरकार 20 मई 1498 को वास्को डी गामा का बेड़ा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट, आज का कोझिकोड, जो कि मालाबार तट का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था और मसालों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, पहुंचा। कालीकट के हिंदू राजा जमोरिन सामुथरी ने वास्को डी गामा और उसके दल का स्वागत किया। हालांकि अरब व्यापारियों, जिनका कालीकट के व्यापार पर पहले से ही मजबूत नियंत्रण था, ने पुर्तगालियों के आगमन का कड़ा विरोध किया, क्योंकि उन्हें अपने स्थापित व्यापार के खतरे में पड़ने का डर था। शुरुआती व्यापारिक समझौतों के बावजूद जल्द ही पुर्तगालियों और स्थानीय मुस्लिम व्यापारियों के बीच प्रतिस्पर्धा और शत्रुता बढ़ने लगी। पुर्तगालियों का इरादा केवल व्यापार करना नहीं था, बल्कि व्यापार पर अपना एकाधिकार स्थापित करना भी था। पुर्तगाल ने भारत के रणनीतिक और आर्थिक महत्व को तुरंत पहचान लिया। 1505 में पुर्तगाल के राजा मैनुअल प्रथम ने फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को भारत में अपना पहला वायसराय, गवर्नर नियुक्त किया और उसे पुर्तगाली हितों की रक्षा करने और क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने का काम सौंपा गया। अल्मेडा को अदन, लाल सागर के मुहाने पर, ओरमुज, फारस की खाड़ी के मुहाने पर और मलक्का, मलय प्रायद्वीप में पूर्वी व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र जैसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्रों को नियंत्रित करके मुस्लिम व्यापार को कमजोर करने और हिंद महासागर पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व स्थापित करने का निर्देश दिया गया था। अल्मेडा ने भारत पहुंचकर अंजादिवा, कोचीन, कन्नूर और किलवा जैसे रणनीतिक स्थानों पर किलेबंदी करके पुर्तगाली उपस्थिति को और मजबूत किया। उसने ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल नीति का अनुसरण किया, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद महासागर पर नौसैनिक श्रेष्ठता स्थापित करना था, ताकि व्यापार मार्गों को नियंत्रित किया जा सके, न कि बड़े भूभाग पर विजय प्राप्त करना। वेनिस, जिसका पूर्वी व्यापार पुर्तगालियों के बढ़ते हस्तक्षेप के कारण खतरे में था, ने मिस्र के मामलुक सल्तनत के साथ मिलकर लाल सागर में पुर्तगालियों का विरोध करने की कोशिश की। 1507 में चौला के युद्ध में पुर्तगाली बेड़े को मिस्र और गुजरात की संयुक्त नौसेना से हार का सामना करना पड़ा और इस संघर्ष में अल्मेडा का युवा और होनहार पुत्र लॉरेंको डी अल्मेडा भी मारा गया। यह पुर्तगालियों के लिए एक बड़ा झटका था। हालांकि अगले वर्ष 1509 में अल्मेडा ने दीव के युद्ध में मिस्र और गुजरात की संयुक्त नौसेना को निर्णायक रूप से हराकर अपनी हार का बदला ले लिया और हिंद महासागर में पुर्तगाली नौसैनिक शक्ति की नींव मजबूत की।
1509 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत का दूसरा वायसराय बना। अल्बुकर्क एक अधिक महत्वाकांक्षी और दूरदर्शी नेता था, जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी से हटकर भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की क्षेत्रीय नींव रखने की रणनीति अपनाई। वह हिंद महासागर के रणनीतिक नियंत्रण को पुर्तगाल के लिए परम महत्वपूर्ण मानता था और इसलिए उसने समुद्र के सभी महत्वपूर्ण प्रवेश बिंदुओं पर मजबूत ठिकाने स्थापित करने की योजना बनाई। अल्बुकर्क की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक 1510 में बीजापुर के शक्तिशाली सुल्तान आदिल शाह से गोवा को छीनना था। गोवा एक प्राकृतिक बंदरगाह था और एक रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान भी। यहां से पुर्तगाली न केवल मालाबार के समृद्ध मसाला व्यापार को नियंत्रित कर सकते थे, बल्कि दक्षिण के भारतीय राज्यों की राजनीतिक गतिविधियों पर भी नजर रख सकते थे। गोवा यूरोपीय लोगों के अधीन आने वाला पहला महत्वपूर्ण भारतीय क्षेत्र था और यह अगले 450 वर्षों तक भारत में पुर्तगाली शक्ति का केंद्र बना रहा। अल्बुकर्क ने गोवा को एक महत्वपूर्ण नौसैनिक अड्डा और एक व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित किया। गोवा को अपने मजबूत आधार के रूप में इस्तेमाल करते हुए अल्बुकर्क ने धीरे धीरे गोवा के आसपास के अन्य महत्वपूर्ण बंदरगाहों जैसे कि दमन, राजौरी और दाभोल पर भी अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। अल्बुकर्क ने पुर्तगाली आबादी को बढ़ाने और स्थानीय लोगों के साथ स्थायी संबंध बनाने के उद्देश्य से पुर्तगाली पुरुषों को स्थानीय हिंदू महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। उसने सती प्रथा का भी विरोध किया। अल्बुकर्क ने गोवा में पुर्तगाली मुद्रा भी शुरू की, जिससे व्यापार और प्रशासन को सुव्यवस्थित करने में मदद मिली। (1511) में अल्बुकर्क ने मलक्का पर कब्जा कर लिया, जो पूर्वी व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और मसालों के व्यापार के लिए एक प्रवेश द्वार था। 1515 में पुर्तगालियों ने फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हरमुज पर भी अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, जिससे उन्हें खाड़ी के व्यापार पर प्रभुत्व मिल गया। इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर नियंत्रण ने पुर्तगालियों को हिंद महासागर और पूर्वी व्यापार के महत्वपूर्ण मार्गों पर एक मजबूत पकड़ प्रदान की। 1515 में अल्बुकर्क की मृत्यु हो गई, लेकिन उसकी नीतियों ने भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की नींव को मजबूती से स्थापित कर दिया था। अल्बुकर्क के बाद भी पुर्तगालियों का विस्तार पश्चिमी भारत के तट पर जारी रहा। उन्होंने कई अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य जमा लिया। 1531 में चौल, 1532 में दीव, 1534 में सालसेट और बेसिन और 1536 में क्रैगनोर और मैंगलोर जैसे क्षेत्रों पर पुर्तगालियों का नियंत्रण स्थापित हो गया। इन क्षेत्रों के अधिग्रहण के पीछे मुख्य कारण व्यापारिक लाभ और रणनीतिक नियंत्रण स्थापित करना था। पुर्तगालियों को अक्सर इन क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए स्थानीय शासकों के साथ संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने इन क्षेत्रों में अपने व्यापारिक कारखाने स्थापित किए, जो न केवल व्यापारिक चौकियां थीं, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर किलेबंद बस्तियों के रूप में भी कार्य करती थी। इन कारखानों का सर्वोच्च अधिकारी पुर्तगाल के सम्राट द्वारा नियुक्त किया जाता था। पुर्तगालियों का भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार पर अपना एकाधिकार स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य था, खासकर मसालों के अत्यधिक लाभदायक व्यापार पर। उन्होंने पूर्वी तट पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और कोरोमंडल तट पर स्थित मसूलीपट्टनम और पुलिकट जैसे शहरों से वस्त्रों का व्यापार किया। मलक्का, मनीला और चीन जैसे पूर्वी एशियाई क्षेत्रों से व्यापार करने के लिए नागापट्टनम उनका एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। बंगाल में भी उन्होंने 1536 में चटगांव और सतगांव में अपनी पहली फैक्ट्रियां खोली, बंगाल के शासक महमूद शाह की अनुमति से। बाद में अकबर की अनुमति से हुगली में और शाहजहां के फरमान से बुंदेल में भी कारखाने खुले। अपने व्यापारिक हितों को सुरक्षित रखने और एकाधिकार बनाए रखने के लिए पुर्तगालियों ने एक कुख्यात व्यवस्था लागू की, जिसे कार्टेज व्यवस्था कहा जाता था। इसके तहत
अरब सागर और हिंद महासागर में व्यापार करने वाले किसी भी भारतीय या अन्य एशियाई जहाज को पुर्तगाली वायसराय से एक परमिट या लाइसेंस कार्टाज खरीदना पड़ता था। इस कार्टेज के लिए शुल्क लिया जाता था। बिना कार्टेज के पकड़े जाने पर पुर्तगाली जहाजों को लूट लेते थे या जब्त कर लेते थे और नाविकों को दंडित किया जाता था। इस व्यवस्था ने पुर्तगालियों को समुद्री व्यापार पर प्रभावी नियंत्रण प्रदान किया और उनके लिए राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया, जबकि भारतीय व्यापारियों के लिए यह एक बड़ी बाधा थी। मुगल शासकों के पास एक मजबूत नौसेना की कमी और सुदूर दक्षिण में उनका प्रत्यक्ष नियंत्रण न होने के कारण पुर्तगालियों का दबदबा समुद्र पर बना रहा। पुर्तगालियों के पास भारत में बेचने के लिए ज्यादा औद्योगिक वस्तुएं नहीं थीं, इसीलिए वे पश्चिम से सोना, चांदी, तांबा, पारा, सिंदूर, गुलाब जल, मूंगा और ढले हुए यूरोपीय सिक्के लाते थे और बदले में यहां से काली मिर्च, अदरक, दालचीनी, हरड़, चंदन, हल्दी, नील और विभिन्न प्रकार के उच्च गुणवत्ता वाले वस्त्र जैसे कि गुजरात से टसर और कैलिको, बंगाल से मलमल जैसे सामान खरीदते थे। मालाबार तट काली मिर्च और अन्य मसालों के निर्यात का मुख्य केंद्र था। पुर्तगालियों ने एशियाई देशों के बीच भी व्यापार किया, जिसे कैरेज ट्रेड कहा जाता था, जिससे उन्हें अतिरिक्त लाभ होता था। उदाहरण के लिए, वे भारत से वस्त्र और अन्य सामान मलक्का और चीन ले जाते थे और वहां से अन्य कीमती वस्तुएं लाते थे। भारत से पुर्तगालियों का व्यापार इतना लाभदायक था कि केवल काली मिर्च की खरीद के लिए एक संयुक्त व्यापार संघ ने हर साल बड़ी मात्रा में क्रूसेडो नामक अपनी मुद्रा भारत भेजने का फैसला किया था। भारत में पुर्तगाली प्रशासन का मुखिया वायसराय होता था, जो 3 साल के लिए पुर्तगाल के राजा द्वारा नियुक्त किया जाता था। शुरुआती दौर में वह अपने सचिव के साथ काम करता था, लेकिन बाद में प्रशासन को चलाने के लिए एक परिषद भी बनाई गई। हालांकि दूरस्थ नियंत्रण और धार्मिक अधिकारियों, विशेषकर चर्च और मिशनरियों के साथ अक्सर होने वाले मतभेदों और संघर्षों के कारण वायसराय की शक्तियां धीरे धीरे कम होती गईं। राजस्व, व्यापार, जहाजों के कार्गो और नौसेना के बेड़े के लिए जिम्मेदार वेडोर दा फाजेंडा नामक अधिकारी का महत्व बढ़ता गया। अफ्रीका से चीन तक फैले पुर्तगाली किले, जिन्हें फोर्टालेजास कहा जाता था, कैप्टनों यानी कैपिटाइंस के नियंत्रण में थे, जिनकी शक्तियां संचार की कठिनाइयों और स्थानीय परिस्थितियों के कारण और बढ़ जाती थीं। पुर्तगाल और गोवा से प्रभावी और समय पर नियंत्रण की कमी के कारण पुर्तगाली प्रशासन में भ्रष्टाचार और व्यक्तिगत लाभ की इच्छा का खतरा हमेशा बना रहता था। सत्यनिष्ठ और पारदर्शी प्रशासन बनाए रखना एक सतत चुनौती थी। नीनो दा कुन्हा, जिसने नवंबर 1529 में वायसराय का पद संभाला, एक महत्वपूर्ण प्रशासक था जिसने पुर्तगाली हितों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1530 में उसने पुर्तगाली सरकार के मुख्यालय को कोचीन से अधिक केंद्रीय और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान गोवा स्थानांतरित कर दिया। गुजरात के शक्तिशाली शासक बहादुर शाह के साथ पुर्तगालियों के शुरुआती संबंध मित्रतापूर्ण थे। जब मुगल बादशाह हुमायूं ने गुजरात पर आक्रमण किया, तो बहादुर शाह ने 1534 में बेसिन, जिसे बसाई भी कहा जाता है, द्वीप पुर्तगालियों को सौंपकर उनसे सैन्य सहायता प्राप्त की। उसने उन्हें द्वीप में एक महत्वपूर्ण नौसैनिक अड्डा बनाने का वादा भी किया। नीनो दा कुन्हा ने अपने मुख्यालय के तौर पर हुगली के साथ कई पुर्तगाली नागरिकों को बसाकर बंगाल में पुर्तगाली प्रभाव को बढ़ाने का भी प्रयास किया, जो एक समृद्ध व्यापारिक क्षेत्र था। हालांकि गुजरात के बहादुर शाह के साथ पुर्तगालियों के संबंध जल्द ही विश्वास और स्वार्थ के टकराव के कारण बिगड़ गए। जब 1536 में हुमायूं गुजरात से चला गया, तो पुर्तगालियों ने अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश की, जिससे बहादुर शाह चिंतित हो गए। उन्होंने पुर्तगालियों के विस्तार को रोकने के लिए कदम उठाए। एक विवादास्पद और दुखद घटना में 1537 में बहादुर शाह को पुर्तगालियों ने बातचीत के बहाने एक जहाज पर बुलाया और उनकी हत्या कर दी गई। इस घटना ने मुगलों के साथ पुर्तगालियों के संबंधों पर दीर्घकालिक नकारात्मक प्रभाव डाला।
पुर्तगालियों की धार्मिक नीति रोमन कैथोलिक ईसाई धर्म को फैलाना थी। उन्होंने उत्तरी अफ्रीका में मुसलमानों के खिलाफ लंबे समय तक संघर्ष किया था और भारत में भी उन्होंने शुरुआती दौर में उसी उत्साह और कभी कभी क्रूरता के साथ मुसलमानों और अन्य गैर ईसाइयों का उत्पीड़न किया। गोवा में धार्मिक धर्मांतरण की गतिविधियां बड़े पैमाने पर चलाई गईं और इसके स्थानीय आबादी पर सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव पड़े। 1542 में जेसुइट सोसाइटी ओन ऑफ जीसस जैसे विभिन्न ईसाई मिशनरी समूहों का भारत में आगमन हुआ, जिन्होंने धर्मांतरण के प्रयासों को और तेज कर दिया। मुगल बादशाह अकबर ने विभिन्न धर्मों में गहरी रुचि दिखाई और उन्होंने जेसुइट मिशनरियों को अपने दरबार में फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया। अकबर उनसे ईसाई धर्म के बारे में जानना चाहता था और धार्मिक बहसों में भाग लेता था। तो दोस्तों, डिस्कशन अभी जारी रहेगा अगले वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।